कृष्णा, ये जो तुम्हारी डाउट प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम देख लेते हैं D1 क्वेश्चन को। D1 क्वेश्चन के बारे में मैंने तुमको पहले बताया हुआ है कि इसमें करना क्या है, ठीक है। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, टू रेजिस्टेंसेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एंड हैविंग टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको मैंने आपसे कहा हुआ है कि इसको ना याद ही करना है आपको। किसी दिन मैं इसका डेरिवेशन डालूंगा, लेकिन उसका डेरिवेशन काफ़ी लेंदी होता है, तो इसलिए हमको याद कर लेना है कि क्या याद कर लेना है कि अगर एक रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल का बना हुआ और उस मटेरियल के लिए इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कितना है, अल्फा 1 है। दूसरा रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कितना है, अल्फा 2 के बराबर है। ये मान लो R1 है और ये R2 है। अगर इन दोनों को हम सीरीज़ में कंबाइन कर देते हैं ऐसे R1 R2, तो इस कॉम्बिनेशन का जो अल्फ़ा इक्विवेलेंट आएगा वो अल्फ़ा इक्विवेलेंट होगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2। ये किसके लिए है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमने दोनों को कंबाइन किया R1 R2 को, और इसके बाद हमको अल्फ़ा इक्विवेलेंट चाहिए इस कॉम्बिनेशन का, इस कॉम्बिनेशन का भी अगर हमको अल्फ़ा इक्विवेलेंट निकालना है, अल्फ़ा इक्विवेलेंट, तो ये भी इतना ही है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2 के बराबर। इसका डेरिवेशन मैंने कहा था कि ये डेरिवेशन हम बाद में पढ़ेंगे, इसका भी तुम इतना याद रखो, क्योंकि डेरिवेशन इसका सीरीज़ वाला जो कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ वाले का डेरिवेशन तो फिर भी रिलेटिवली सिंपल है, लेकिन पैरेलल में काफ़ी सारा अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ता है और फाइनल रिजल्ट लेकिन दोनों के लिए सेम आएगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए भी यही है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी यही होता है, ठीक है। तो D1 में तो तुम्हें ये करना है। इसके बाद तुम्हारा दूसरा डाउट है D7। द given Wheatstone bridge is showing no deflection in the galvanometer joined between the points B and D। तो यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, तो हमको R बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत डिफ़िकल्ट हो। अगर कोई भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है तो उसके लिए हम जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन क्या होती है। जो ये वाला रेजिस्टेंस है R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू ये पूरा रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है, ये हो जाना चाहिए। अगर हमने मान लिया कि रेजिस्टेंस है R1, ये R2 है, और ये पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस अगर R3 है और ये कितना है, R4 है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 के बराबर। तो ये मुझे लगता है तुमको अपने आप से कर लेना चाहिए। R1 को कितना लिखोगे, 100, R2 कितना दिया है क्वेश्चन में, 200, R3 जो है, R3 में इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमको ले लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो 100R अपॉन 100 प्लस R के बराबर, और नीचे कितना जाएगा, 40 ओम। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो चलो D10 क्या है। D10 क्वेश्चन ये कहता है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज़। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस इसमें ये एक्चुअली ना व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, बस इसको बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग यूज़ किया हुआ है। मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ, ज़रा देखो, यहीं पर रीड्रॉ कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस बना दिया 6 ओम वाला, ये 3 ओम वाला, और ये जो रेजिस्टेंस है ये मैंने बनाया 7 ओम, यानी ये 6 ओम है, ये 3 ओम और ये 7 ओम वाला रेजिस्टेंस है। इसके बाद यहाँ से कनेक्टेड था 8 ओम का, तो मैं 8 ओम वैसे ही लगा देता हूँ। 15 ओम का जो रेजिस्टेंस था वो भी मैंने लगा दिया यहाँ, ये 15 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके साथ जो 4 ओम का रेजिस्टेंस था उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, केवल वायर के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने डिफरेंट सेलेक्ट किए। ये कितना हो गया यहाँ पर, 4 ओम, ठीक है। अब इसको देखो, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट कौन सा है, B। मैंने एक पॉइंट और बना लेता हूँ यहाँ पर C। तो A और C के बीच में जो सिस्टम है, जो रेजिस्टेंस है, वो कैसे लगे हुए हैं,
इसको मैंने बनाया एक रेजिस्टेंस में लेता हूँ ये 6 ओम वाला, ये रेजिस्टेंस मैंने लिया 3 ओम वाला, और ये है 15 ओम, 15 ओम का रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, और यहाँ पर लगा हुआ था 4 ओम। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है ए, और ये वो पॉइंट है जिसको मैंने सी लिया है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर 6/8 इक्वल टू 3/4 है, यानी ये जो रेजिस्टेंस है 6 ओम का, ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस, और ये 3 डिवाइडेड बाई 4, तो इनका रेशियो इक्वल है। 6/8 करोगे तो ये भी 3/4 आएगा, यानी कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं ये 5 रेजिस्टेंस मिलके। ये जो पांचों रेजिस्टेंस है ये मिलके एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं, इसलिए इसमें 15 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें कोई करंट पास नहीं होगा, तो उसको हम हटा सकते हैं। तो इसको हटा दो यहाँ से, तो 15 ओम का कोई रेजिस्टेंस में से करंट जा नहीं रहा है, तो उसको हमने हटा दिया। इसके बाद सी के आगे कौन सा लगा हुआ था, सी के आगे लगा हुआ था 7 ओम का, तो ये 7 ओम हमने यहाँ लगा दिया। तो ये ए और बी, ठीक है। अब सॉल्व कर सकते हो अपने आप से। ये 6 ओम और 3 ओम ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में 9 हो जाएगा, ये 8 एंड 4 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सॉरी ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है 8 और 4। इसके साथ ये दोनों मिलके किस में आ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। डायग्राम में बना देता हूँ एक बार इसका भी। 6 और 3 कितना हो गया 9 ओम। इसके बाद 8 और 4 सीरीज़ कॉम्बिनेशन में थे, तो ये 12 ओम हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 7 ओम। ठीक, अब ये 9 ओम और ये 12 ओम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इनको पैरेलल कंबाइन करके सीरीज़ में कनेक्ट कर दो 7 ओम के साथ, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से D10। अब इसके बाद 12 cells each having the same EMF are connected in series and are kept in closed box. Some of these cells are wrongly connected. This battery is connected in series with an ammeter and 2 cells identical with each other and also identical with the previous cell. ठीक है, यानी कि सारे सेल कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। The current is 3 ampere when external cells support this battery and 2 ampere when cells oppose this battery. तो इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है, जो जो क्वेश्चन में कहा गया है वैसे कनेक्शन करते जाओ बस, और आंसर आ जाएगा। तो टोटल कितने सेल इसमें कनेक्ट किए गए थे, 12 सेल ईच हैविंग सेम ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड आर केप्ट इन क्लोज बॉक्स। तो मैं पहले इसमें मान लेता हूँ कि सपोज n number of cells are connected wrongly। अच्छा, ये डाउट किसके हैं, ये कृष्णा के डाउट हैं भाई, कृष्णा C1B। तो n सेल्स कैसे हैं, रॉन्गली कनेक्टेड है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। तो जो सेल कनेक्टेड थे 12 उसको हमने सीरीज़ में यहाँ पर कनेक्ट किया, और उसमें से जो रॉन्गली कनेक्टेड थे, रॉन्गली कनेक्टेड का मतलब है कि उनकी पोलरिटी बाकी सेल को सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो यानी कि ये ऐसे बना दिया हमने, और जो सपोर्ट नहीं करने वाले सेल हैं उनका नंबर कितना है, उनका नंबर है n। इन सभी को हमने बंद कर दिया है एक बॉक्स में। ठीक है, ये बॉक्स में बंद कर दिया। तो इस बॉक्स का जो ईएमएफ है अभी, इस बॉक्स का ईएमएफ कितना होगा, ये जो सेल कनेक्टेड हैं सीरीज़ में जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट करने वाले सेल का नंबर क्या है, जो सपोर्टिंग सेल हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं उनका नंबर कितना है, जो सपोर्ट करने वाले सेल हैं उनका नंबर है 12 - n। तो उसका ईएमएफ हो जाएगा 12 - n ई के बराबर। ये सपोर्ट करने वाले सेल हैं, और जो अपोज करने वाले सेल हैं उनका ईएमएफ कितना है, एन ई है। तो इस बॉक्स का जो टोटल ईएमएफ होगा वो होगा 12 - n ई - n ई, और इसमें से हम n को कॉमन ले लें
सॉरी ई को कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 12 माइनस एन माइनस एन, यानी कि ये बचता है ई इंटू 12 माइनस 2n। ठीक, अब देखते हैं ये इक्विवेलेंट ईएमएफ किसका आ गया, केवल बॉक्स का आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है दिस बैटरी is connected in series with an emitter and two cells identical with each other and also identical with the previous cell। ठीक है, the current is 3 ampere when external cell supports this battery। यानी कि हमने कितने सेल और लगाए, इसमें 2 सेल और लगाना है जो कि आइडेंटिकल हैं, और वो 2 सेल कैसे हैं, इस तरह के हैं जो कि सपोर्ट करने वाले हैं। कितने सेल कनेक्ट किए, 2, और इसके साथ में क्या कनेक्टेड है, एक एमीटर कनेक्टेड है, और एमीटर से रीडिंग कितनी आ रही है, 2 एम्पियर के बराबर आती है ना। नहीं 3 एम्पियर आती है, सॉरी, जब ये सपोर्ट कर रहे हैं तो रीडिंग कितनी आ रही है, 3 एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं करंट आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट में लिखूंगा 3 एम्पियर इक्वल टू टोटल ईएमएफ। अब कितना हो गया, देखो जो सपोर्ट करने वाले जो बॉक्स का ईएमएफ है, उस बॉक्स का ईएमएफ कितना है, ई इंटू 12 माइनस 2n प्लस ये जो 2 सेल थे इनका भी ईएमएफ हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2e डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई R जुड़ा हुआ है इसके साथ, प्लस इन सभी का मिला के इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब देखो बॉक्स के अंदर टोटल बैटरी कितनी है, टोटल है 12, और बाहर से 2 और जुड़ गई हैं, ये टोटल कितनी है 12 और 2 और जुड़ गई हैं, तो इन सभी का मिला के इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 + 2 यानी कि 14 R के बराबर। इसको लिखा हमने, ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस में ये कहा गया है कि जो 2 सेल हैं जो हमने बाहर से जोड़े थे, कौन से वाले 2 सेल, ये वाले, इनकी भी पोलरिटी अगर रिवर्स्ड है, यानी बॉक्स का जो ईएमएफ है उसको अपोज करने वाली पोलरिटी हम इनकी बना दें, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाते हैं इस तरह से, तब सर्किट में करंट कितना आ जाता है, 2 एम्पियर आ जाता है। कितना करंट है सर्किट में, 2 एम्पियर। तो इसकी इक्वेशन लिख लेंगे हम, 2 एम्पियर इक्वल टू टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई इंटू 12 माइनस 2n। 12 माइनस 2n ये बॉक्स का ईएमएफ हो गया, और जो 2 बैट सेल हमने एडिशनली लगाए ये भी अपोज कर रहे हैं, तो इसका लिखेंगे माइनस 2e डिवाइडेड बाय R प्लस 14R। ये इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पहले ही जैसा है और बैटरी का टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 14 सेल लगे हुए हैं, 14 सेल है, उनका मिला के 14R। अब क्या करना है, अब आपको सिंपल इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है। तो ये आएगा 3/2 इक्वल टू, ऊपर बचेगा यहाँ से 12 माइनस n प्लस 2, ई को कॉमन निकाल दो, तो ये 14 माइनस 2n हो जाएगा। तो इसको लिखा हमने 14 माइनस 2n डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 12 माइनस 2n माइनस 2e, तो ये बचेगा 10 के बराबर। तो 10 माइनस 2n, तो 10 माइनस 2n। बाकी सारी चीज़ें जब डिवाइड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, e भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लो, तो ये आता है 7 माइनस n, और नीचे बचेगा 5 माइनस n के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3n इक्वल टू 14 माइनस 2n के बराबर, और ये हुआ 15 माइनस 14 इक्वल टू 3n माइनस 2n, तो 1 इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू कितनी आई है, 1। तो केवल एक सेल ऐसा है जो कि रॉन्गली कनेक्टेड है, किसके अंदर, बॉक्स के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए।
केवल एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, ये वाला इसका आंसर हो गया। तो ये था E1। इसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउट है, वो है F1। तो F1 पर आते हैं। ये क्वेश्चन है F1, इसको मैं हटा देता हूँ। अब जो हमने यहाँ पर अभी लिखा हुआ था, अब इसमें हो क्या रहा है इस वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा है। इन द गिवन सर्किट, in the given circuit the current flowing through the resistance 20 ohm is 0.3 एम्पियर। तो ये 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसमें कितना करंट पास हो रहा है? 0.3 एम्पियर के बराबर, ठीक है। वाइल एमीटर रीड्स 0.8 एम्पियर, और यहाँ से 0.8 एम्पियर जा रहा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R1? तो हमको R1 की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको मैं ज़रा इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, इसके बाद एक और रेजिस्टेंस गिवन था। अच्छा, R2 की वैल्यू कितनी है? 20 ओम के बराबर है, और ये है 15 ओम के बराबर। यहाँ पर लगा हुआ है एमीटर, और एमीटर की रीडिंग कितनी है? 0.8 एम्पियर, और 20 ओम में से जो करंट पास हो रहा है वो कितना है? 0.3 एम्पियर के बराबर है। इसको मान लेते हैं पॉइंट P और Q। तो P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, कितना होगा। तो P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा Vp माइनस 20 इंटू 0.3, मतलब माइनस IR किया हमने, इक्वल टू VQ। तो Vp माइनस VQ इक्वल टू कितना जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? ये आया 6 वोल्ट के बराबर। तो ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में, इसलिए सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? सेम है, और कितना है? 6 वोल्ट के बराबर। तो करंट हम निकाल सकते हैं 15 ओम में कितना होगा। तो 15 ओम से पास होने वाला जो करंट होगा, I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 6 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 15। तो ये आ जाएगा, इसको 3 से कैंसिल कर देते हैं, 2/3 एम्पियर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ का करंट भी पता चल गया हमको, ये कितना है? 2/3 एम्पियर, नहीं सॉरी, ये 2/5 एम्पियर होगा। तो ये 2/5 एम्पियर, तो कितना आ गया डिवाइड करने पर? ये 0.4, तो ये 0.4 एम्पियर हुआ। अब यहाँ से कितना करंट जा रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये करंट है I1। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाओ, कहाँ पर? Q पर। तो इस जंक्शन पर आने वाला करंट कौन सा है? एक करंट तो आता है यहाँ पर I1, प्लस दूसरा करंट आ रहा है 0.3, प्लस तीसरा करंट आ रहा है 0.4, और ये सारा का सारा करंट किसके बराबर होना चाहिए? 0.8 के बराबर। तो इसको लिखा हमने 0.8। तो I1 की जो वैल्यू आती है सिंप्लीफाई करने पर, I1 की वैल्यू आएगी 0.8 माइनस 0.7, यानी कि 0.1 एम्पियर। तो I1 कितना है? 0.1 एम्पियर है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 0.1 एम्पियर इसमें से करंट जा रहा है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट है, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 6 वोल्ट ही होगा। तो हम इसको अब वैल्यू निकाल लेते हैं, करंट कितना आएगा। तो करंट I1 इक्वल टू आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। अच्छा, करंट नहीं, रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए थी। तो रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो निकालनी है, तो करंट से डिवाइड कर देंगे, तो जाएगा 0.1, ठीक है। तो 6/0.1 यानी कि 60। तो इसका आंसर हो जाता है 60 ओम के बराबर। तो ये भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में और मेहनत करो सभी लोग। तो आज के डाउट्स का जो डिस्कशन जो तुमने भेजे थे, मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। बाय बाय। इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आपको हो चुकी है तो, कि इसमें करंट गिवन है हमको, कितना करंट पास हो रहा है इसमें करंट पास हो रहा है 0.3 एम्पियर,
तो 0.3 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा इसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 20 इंटू 0.3 यानी कि 6 वोल्ट के बराबर। तो तीनों रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। तो तीनों से पास होने वाला करंट हम सेपरेटली निकाल सकते हैं। 6/R1 ऊपर वाले रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है करंट, 6/20 जो कि 0.3 है, ऑलरेडी दिया ही हुआ है हमको, प्लस दूसरा 6/15। टोटल करंट जो एमीटर में से जा रहा है वो कितना है, 0.8 है, तो उसके बराबर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है।